Hello students, very good noon and welcome back to the Wisdom King. For today's our topic is President of India. So President of India जो है वो आर्टिकल 52 से लेके 61 में डिफाइन है, ठीक है। इसके लिए इसके पावर्स एंड फंक्शंस या उसका कार्य जो भी है, इसका टोटल प्रोसेस जो डिफाइन है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको याद करने का, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, आप इसे याद कर सकते हैं। पकानी कोका द्वियोदशम एक फॉर्मूला है। पकानी कोका द्वियोदशम में आर्टिकल 52 से स्टार्ट करके 61 तक आपको लिखना होता है, ठीक है। पद हो गया, कार्य हो गया, निर्वाचन हो गया, कोटा हो गया, उसके बाद उसका कार्यकाल हो गया, दोबारा से इलेक्शन हो गया, योग्यता हो गई, फिर दशा यानी कंडीशन हो गई, शपथ हो गई और महाभियोग हो गया। इसी को इंग्लिश में हम समझ लेते हैं और कैसे लिखना है एग्जाम में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट फियर बिकॉज रोहित सर इज़ हियर। तो आइए बात करते हैं पद की। पद को इंग्लिश में पोस्ट कहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज पर आर्टिकल 52 द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन और यू कैन से दैट यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आर्टिकल 53 क्या बताता है, उसके कार्य यानी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के बारे में बताता है। तो जैसे किसी कंपनी का सीईओ कंपनी का ओनर होता है एक तरीके से देखा जाए, या उसके मेन कार्य को वही फाइनलाइज करता है, वैसे ही जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है किसी भी कंट्री का, और जो काम है उसको फाइनल जो करता है वो सीईओ यानी कि प्रेसिडेंट इटसेल्फ जो है फाइनलाइज करते हैं किसी भी काम को, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 54 उसके इलेक्शंस क्राइटेरिया के बारे में बताता है। इलेक्शन को मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, इसको समझ लीजिएगा इलेक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि लोकसभा एंड राज्यसभा में आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं और 2 कैंडिडेट्स लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो भाइयों ये 2 कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा विधान परिषद यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। अब देखिए जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है इसके लिए एक मिनिमम धनराशि रखी गई है जो कि 15,000 रुपये की है। तो ये एक्चुअली पोस्ट की वैल्यू को बनाए रखने के लिए कि मतलब कोई भी बंदा अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जा रहा है तो एटलीस्ट 15,000 रुपये उसकी जेब में तो होना ही चाहिए, ठीक है। और मिनिमम जो सीट्स हैं वो 1/6 सीट जो है वो एटलीस्ट उसे विन करनी होती है, यानी कि एक ठीक ठाक बहुमत से सीट को एक मिनिमम जो वोट है वो पाना होता है हर एक प्रेसिडेंट को, ठीक है। साथ ही साथ 50 कैंडिडेट्स होने चाहिए जो आपको सेलेक्ट करें और चूज़ करें आपको एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए और 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपके राइटिंग में देंगे कि दिस कैंडिडेट को जो कैंडिडेट है इसको हम प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं इन राइटिंग फॉर्म, ठीक है। और टोटल अगर नंबर की बात करें तो 100 MPs होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करते हो प्रेसिडेंट बनने के लिए, तब आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। जीते ना जीते वो आपकी कैपेबिलिटी पे और इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि जो भी MPs जो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे या उसका जो निर्वाचन पद्धति है उस पर डिपेंड करता है। आई होप कि ये निर्वाचन वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा की। तो एक मिनिमम कोटा होता है, मिनिमम वोट पाना होता है हर एक प्रेसिडेंट को। तो ये मिनिमम वोट का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो टोटल वोट और नंबर ऑफ कैंडिडेट +1 और +1 अगर हम कर दें तो इस तरीके से मिनिमम कोटा निकल आता है किसी भी प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो जो मिनिमम कोटा है वो ऐसे फिक्स किया जाता है। तो इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं। आर्टिकल 55 जो है मिनिमम कोटा के बारे में बताता है। उसके बाद देखिए का मतलब उसका कार्यकाल, तो प्रेसिडेंट का कार्यकाल एज पर आर्टिकल 56 उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। उसके बाद देखिए दोबारा इलेक्शन, तो क्या कोई प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन में एक बार चयनित होने के बाद भी री इलेक्शन में आ सकता है, तो यस दोबारा से वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा एज पर आर्टिकल 57 एवरी कैंडिडेट हु ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ही कैन री इलेक्ट, ठीक है, ही कैन री इलेक्ट और अप्लाई फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद योग्यता की बात कर लेते हैं। 58 आर्टिकल योग्यता की बात करता है। एलिजिबिलिटी कहती है कि जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 साल उम्र हो, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 35 साल उम्र हो और लोकसभा की एलिजिबिलिटी रखता हो। तो लोकसभा की एलिजिबिलिटी तो बाबू हो गई ना, 25 साल यहाँ पर मिनिमम एज है, तो यहाँ तो 30 है ही है, 35 है ही है यहाँ पर,
और उसके बाद सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ही है, ठीक है। इसके अलावा 50 आपके सपोर्ट करने वाले और 50 राइटिंग में जो लिख के दे दें आपको, तो आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी कि आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग उसकी दशा की, ठीक है। दशा यानी उसकी कंडीशन, किन कंडीशंस में प्रेसिडेंट जो है बन सकता है या फॉर्म हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी बता दी, 15,000 रुपये आपकी जेब में हो, आप इंसॉल्वेंट या दिवालिया पागल ना हो, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए आप, किसी तरीके से कोई उधारी देनदारी नहीं होनी चाहिए आपकी, पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ पोस्ट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, यानी किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन होगा सर जो लोकसभा और यहाँ पर पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो लोकसभा राज्यसभा में जो एमपीज़ हैं वो भी प्रॉफिट के पद पे हैं, आप बोलेंगे तो क्या ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखो भैया वैसे तो यहाँ पार्टिसिपेट नहीं लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रॉफिट पद की बात करें तो इसको सामाजिक पद माना जाता है, प्रॉफिट पद नहीं माना जाता है। इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब चयनित हो जाएंगे उसके बाद इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन कोई नॉर्मल कैंडिडेट है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या आईएएस पीसीएस है, ठीक है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा पहले, और उसके बाद उसे जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक मतलब प्रॉब्लम है कि अगर आपको राष्ट्रपति इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको प्रॉफिट का पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बट ये कंडीशन लोकसभा और राज्यसभा के कैंडिडेट्स पे अप्लाई नहीं होती है, बिकॉज वो एक सामाजिक पद है, सोशल पद माना जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक कंडीशन है। उसके बाद हम बात करते हैं शपथ में हम शपथ को इंग्लिश में ओथ भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें शपथ की, कौन शपथ दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी 33 जजेस हैं प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो जो चीफ मोस्ट जज कहलाता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर आप ये कहें कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इससे जो प्यूजाइन जजेस होंगे यानी इससे छोटे पद के जजेस जो होंगे वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे। अगर लगभग 33 के 33 जज छुट्टी पे हैं, एक जज बचा है, तो एक प्यूजाइन जज भी शपथ दिलाने के लिए एलिजिबल होता है। जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही शपथ दिला सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उसके महाभियोग की, ठीक है। तो महाभियोग को हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो वो क्या 2 कंडीशन है जैसे पद से हटाएंगे आप उन्हें, तो पहला तो किसी बाहरी जो कंट्री है उसके अगर इन्फ्लुएंस में आ जाए आपका प्रेसिडेंट तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा क्या है, अगर वो वायलेशन कर दे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है जस्ट उसका अपोजिट कर रहा है, ठीक है, तो अतिक्रमण कर दे अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वो, तो उस केस में भी हम प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से हटा सकते हैं। ये आर्टिकल 61 कह रहा है, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट हो गया। इम्पीचमेंट की एक कंडीशन और आपको बता देता हूं कि जहां पर जो 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रेसिडेंट को बनाने के लिए, ठीक है, जो 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो 2 एंग्लो इंडियन थे, ये आपने देखा कि 2 एंग्लो इंडियन और 12 ये प्रेसिडेंट को बनाने के लिए तो नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर इम्पीचमेंट की बात करें तो ये दोनों लोग यस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 12 आदमी ये और 2 आदमी, ये 14 आदमी फिर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब महाभियोग लगेगा तो इनका पार्टिसिपेशन होगा। अगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो उसमें इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं इलेक्शन में, जो यहाँ पर आपने इलेक्शन पढ़ा अभी, इलेक्शन में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसका जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। कैसे होता है वो? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, ठीक है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है या इसका प्रोसीजर कैसे है, या इसी सिस्टम में एक सिस्टम और भी है जिसको हम रेशियो करके बोलते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो प्रिफरेबल वोटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसको प्रिफरेबल वोटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, प्रिफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्रिफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि प्रेसिडेंट के लिए कोई आदमी खड़ा हो रहा है, तो एक मान लीजिए कि एक ए कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हैं, ये दूसरे बी कैंडिडेट हैं और तीसरा सी कैंडिडेट है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें हो सकते हैं। तो अभी 3 कैंडिडेट को अगर हम लें तो इसमें इलेक्शन होगा कैसे? तो देखिए, इलेक्शन के लिए क्या होगा कि मान लीजिए कि मिस्टर रोहित आए और रोहित ने
सबसे ज़्यादा रोहित को बी पसंद थे, तो रोहित ने बी पे भी वोटिंग की, जिसको बी को 1 नंबर की रैंकिंग दी। ठीक है, ए थोड़े से उसके बाद पसंद थे, यानी रोहित चाहते थे कि जो बी कैंडिडेट है अगर वो जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये ना जीते तो ए जीत जाए, तो ए को 2 नंबर की वोटिंग दे देंगे। और उसके बाद अगर मान लो कोई भी अब जीत रहा है, क्या कर सकते हो, तो तीसरे नंबर की वोटिंग इनको दे देंगे। मान लीजिए मिस्टर राम आते हैं, तो मिस्टर राम मान लीजिए बी को ज़्यादा लाइक करते हैं, बी को 1 नंबर की वोटिंग दे देते हैं रेटिंग। इसके अलावा इनकी रैंकिंग सी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो सी को 2 नंबर की रैंकिंग दे देते हैं, और ए को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो इनको 3 नंबर की रैंकिंग दे देते हैं। यानी कि राम सोचते हैं कि अगर मेरा दोस्त बी ना जीते तो सी जीत जाए, और सी ना जीते मतलब सी जो है अगर जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ए जीत जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरीके से हर आदमी अपना वोट सभी को देता है इसमें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि फर्स्ट पास दी पोस्ट है, जिस तरीके से आपका लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं कि ए बी सी में इलेक्शन है, ए को ज़्यादा वोट मिल गया तो ए जीत गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में सभी लोग वोट करते हैं रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रैंकिंग दे देते हैं। अब मान लीजिए ये रैंकिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, मिस्टर जो लास्ट थे इन्होंने ए को ज़्यादा पसंद किया, और उसके बाद सी को 2 नंबर पे पसंद किया, और जो बी है उसको 3 नंबर पे पसंद किया। तो इस तरीके से देखिए एक रेशियो आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने ए को 1 नंबर पे रखा है। तो ऐसा खाली एक कैंडिडेट है जिसने ए को 1 नंबर पे रखा है। ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिसने बी को 1 नंबर पे रखा है, तो ऐसे 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने बी को 1 नंबर पे रखा है। देखिए 2 कैंडिडेट ऐसे आए थे। ऐसे कितने कैंडिडेट आए थे जिसने सी को 1 नंबर पे रखा है, तो देखिए यहाँ पर 2 कैंडिडेट ऐसे आए थे जिन्होंने जो सी है उसको 1 नंबर पे रखा। तो इस तरीके से जब चुनाव हुआ तो देखा गया कि जो ए वाले थे वो भाई साहब चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, और बाकी ये 2 में टाई हो गया। ठीक है, अब 2 में टाई हो गया तो दोबारा से यही प्रोसेस चलेगा, जिसको हम दूसरे चरण का इलेक्शन कहेंगे। और ये दूसरे चरण के इलेक्शन में भी अगर मान लीजिए किसी ने दूसरे चरण के इलेक्शन में क्या होगा, रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। ठीक है, अब रैंकिंग कैसे देखेंगे हम यहाँ पर, अब हमने 1 तो देख लिया कि फर्स्ट रैंकिंग, अब हम जाएंगे सेकंड रैंकिंग पे। तो सेकंड रैंकिंग अगर हम देखें तो कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने 2 नंबर की रैंकिंग दी है बी को। तो ऐसा एक कैंडिडेट है जिसने 2 नंबर की रैंकिंग दी बी को, और ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो चाहते थे कि सी वाला जीते 2 नंबर पे। तो देखिए ऐसे 2 कैंडिडेट मिले जिन्होंने 2 नंबर की रैंकिंग दे दी सी को। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, कौन जीता, तो यहाँ पर मिस्टर सी जीत गए, क्योंकि इनके पास 2 नंबर वाले लोग ऐसे हैं जो इनको वोट कर रहे हैं। ठीक है, 2 लोग ऐसे मिल गए जो 2 नंबर की रैंकिंग देके चले गए, तो ये जीत गए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, जो अगर यहाँ पर भी टाई अप हो जाता है अगर रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो फिर तीसरे चरण का इलेक्शन होता। ठीक है, तो यहाँ दूसरे चरण में ही फाइनल हो गया कि सी जीत जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम जो है प्रेफरेबल वोटिंग भी कहते हैं। इसी सिस्टम जो रेशियो हम ये डिवाइड कर रहे हैं ना, 1:2 का रेशियो आ गया तो 2 जीत गया, तो इसी को हम प्रेफरेबल वोटिंग कहते हैं। अब किसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या है, तो देखिए पहले चरण का जब चुनाव हुआ था तो उसमें ए हार गया था। ठीक है, देखिए ए हार गया था। ठीक है, क्योंकि एक आदमी ऐसा था जो चाहता था कि ए जीते, लेकिन 2 आदमी ऐसे थे जो चाहते थे बी जीते। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए हार गया था तो इसका जितना भी वोट है उसको एक ट्रांसफरेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बी और सी के बीच में। तो इसके सिंगल वोट का क्या कर दिया जाएगा, इसमें संक्रमण कर दिया जाएगा, इसीलिए उसको एकल संक्रमण पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल संक्रमण पद्धति। ठीक है, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है इसका जो है हम जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में सब कुछ, तो आप आराम से अब आप लिख पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इम्पीचमेंट की कंडीशन एक बची हुई है कि आपने इम्पीचमेंट तो देख ही लिया कि ये 2 कंडीशन है। अब इसमें कैसे भगाएंगे, प्रेसिडेंट को कैसे हटा दिया जाएगा, उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर आपको हटाना है तो इसके लिए जो है कम से कम, जैसे मान लीजिए आप लोकसभा के एमपीज उसे हटाना चाहते हैं, तो लगभग 1/4 एमपी जो है यानी 25% लोग जो है इन राइटिंग, मतलब जो 25% लोग जो है लगभग बोलेंगे कि जो है इसको हटा देना चाहिए, इन राइटिंग फॉर्म में देंगे। ठीक है, उसके बाद 2/3 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो उसको इनिशिएट करें।
ठीक है, माने तो लगभग 66% लोग ऐसे हों जो बोलें कि इम्पीचमेंट लगा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगा दिया जाएगा। 25% लोग बोलेंगे, रिटर्न में बताएंगे। उसके बाद जब वोटिंग होगी तो उसमें 2/3 मेंबर अगर अपना सपोर्ट दे देंगे तो 66% वोट अगर आ गए तो प्रेसिडेंट को पे इम्पीचमेंट लग जाता है। ठीक है, और इम्पीचमेंट मान लीजिए लोकसभा से इम्पीचमेंट लगा तो 14 दिन का टाइम, यानी कि इसी टाइम पे 14 दिन काउंट करके प्रेसिडेंट को बता दिया जाएगा कि भैया लोकसभा तुम्हारे लिए इम्पीचमेंट ले आई है। तो ये बात 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बता दी जाती है। ठीक है, और फिर ये केस कहाँ चला जाता है, राज्यसभा। और 14 दिन के जस्ट बाद राज्यसभा अगर अपना 2/3 बहुमत से अगर जो है 66% से ये डिक्लेयर कर देगी कि जो है जो प्रेसिडेंट है वो इम्पीचमेंट उस पर लग जाना चाहिए, तो भैया उस पर इम्पीचमेंट लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इस पर इम्पीचमेंट लग जाएगा। तो प्रेसिडेंट भाई साहब अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये 14 दिन का जो टाइम इसे मिला, अगर इस टाइम पे ये अपने आप को जस्टिफाई कर ले गया, ठीक है, तो फिर इम्पीचमेंट वापस भी हो सकता है। ठीक है, जो टर्म्स हैं उसके वो वापस हो सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो पोस्ट है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है, या मैंने आपको बताया पोस्ट में, और जो इम्पीचमेंट है वो हम यूएसए से लेके आए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके आए। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे हम लोग इम्पीचमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को भी अगर हटाना होगा तो सेम प्रोसेस होता है। जैसे प्रेसिडेंट को हटाया है वैसे ही आप सीनियर मोस्ट जज को हटा सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाने में सेम प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, लेकिन जो इम्पीचमेंट टर्म है वो हम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज़ करते हैं। हम जज के लिए इम्पीचमेंट यूज़ नहीं कर सकते, हाई कोर्ट के लिए इम्पीचमेंट यूज़ नहीं कर सकते, या वाइस प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का यूज़ नहीं होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के बहुमत से या पार्लियामेंट के बहुमत डिसीजन से हमने जो है सुप्रीम कोर्ट जज को हटा दिया, लेकिन हम इसे इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम वर्ड टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, सो आई होप आपको प्रेसिडेंट समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, या आपको लगता हो कि कुछ आपको एडिशन में जानना है, उसके लिए आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करा दीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये आपका जो है जो लर्निंग प्रोसेस है वो पहुँचे, और लोग मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि मैं उनको अपने द्वारा जो है जो फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग है उसमें उनको पढ़ा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।